हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। हुकूमत पंजाब ने मुल्तान शहर के 3 इलाकों में गुज़िश्ता रात 12 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन का हुक्म दे दिया है। MDA चौक, शाहरुख आलम कॉलोनी और न्यू मुल्तान के 2 ब्लॉक इन एरियाज में शामिल होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मकसूद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब दाखिला की वाज़ेह हिदायत के बावजूद जिले इंतजामिया मुल्तान स्मार्ट लॉकडाउन करने में नाकाम हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन शाहरुख आलम का K, H, D और न्यू मुल्तान का V और Y ब्लॉक में कर दिया गया, लेकिन MDA चौक की अफगान कॉलोनी और जिना टाउन को स्मार्ट लॉकडाउन ना किया जा सका। यहाँ पे बैरियर्स वगैरह लगाए हैं, पुलिस वालों को खड़ा है। ये देख सकते हैं कैसे रोड में रश है बड़ा। यहाँ इसकी वजह से भी कोरोना बहुत फैल रहा है। हम लोगों को सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, घर जाके हाथ वगैरह धोने, ताकि हमारे मोहल्ले वाले सारे महफूज रह सके हमारी वजह। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से शहरियों का कहना था कि जिले हुकूमत शहरियों को सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। इलाके में अब तक बैरियर लगाए जा सके, ना ही पुलिस की नफरी तैनात की गई और लोगों की आमदोरफ्त से कोरोना वबा फैलने का मजीद खदशा है। हुकूमत ने हमारे लिए इकदाम जो किए हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हुकूमत के साथ मतलब क्या नाम है करें, बिल्कुल ताउन करें और ये हमारी फलाह के लिए बेहतर है, हमारी फलाह के लिए बिल्कुल बेहतर है। ये हम लोगों को चाहिए कि अपना ख्याल करें, घर वालों का ख्याल करें। शहरियों का मजीद कहना था कि लोग एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो अपने आप को और अपने प्यारों को इस वबा से बचा सकें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल न्याजी के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन पहले रोज ही मुल्तान में कमजोर पड़ गया। इदारों की गफलत और आवाम की गैर संजीदगी बरकरार, रुकावटें लगाई गईं, ना ही पुलिस की नफरी मौजूद, लोगों की बाकायदा आमद और रफ्त जारी है। जबकि शाहरुख आलम में स्मार्ट लॉकडाउन का अहवाल क्या है, इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर रहमान और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है मकसूद चौहान। रुख करते हैं गौहर रहमान का। गौहर बताएगा लॉकडाउन के हवाले से शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा हुआ तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के जो 7 शहर थे उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया, जिनमें मुल्तान भी शामिल था। लाहौर के बाद मुल्तान में भी मुल्तान की जिले इंतजामिया हरकत में आए और मुल्तान शहर के 3 जो अहम इलाके हैं उनमें स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया। रात गए स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इंतजामिया जो है स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद करने में नाकाम दिखाई देती है। इस वक्त हम मुल्तान की सबसे मशहूर कॉलोनी जिसे स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल किया गया था, शाहरुख आलम में मौजूद है, जहां पर इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया गया, दुकानें तो बंद करवा दी गई, लेकिन अभी तक जो शाहरुख आलम के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया है। पुलिस की नफरी भी उस तरह से नजर नहीं आ रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी लॉकडाउन पर अमल दरामद के हवाले से। और यहाँ के जो इलाका मकीन है, शहरी है और दुकानदार हैं, वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि इंतजामिया की जानिब से रात गए लॉकडाउन का ऐलान किया गया, इससे कबल जो है कोई इन्हें पेश की इतला नहीं दी गई कि ये अपना राशन इकट्ठा कर ले, जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो रिहायशी है। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार भी है और ये रिहायशी भी यहाँ के। बताइएगा, लॉकडाउन का अचानक से ऐलान कर दिया गया, कितनी मुश्किल हो रही है, कैसा देख रहे हैं? हमें आइडिया तो था, पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि लॉकडाउन करेंगे, लेकिन इन्होंने रात चुप के जो है ना रात के 12 बजे नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन हमें नहीं बताया। अब हम अपना राशन ये कहाँ से हम लेंगे, कैसे हम अपना गुजारा करेंगे? मेरी वालदा बीमार है, उसकी दवाइयाँ मैं कैसे करेंगे? मेरा पिछली गली में घर है, मैंने सुबह आके दुकान खोली है, 10 बजे तक हमें कुछ नहीं बताया गया कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, रोड के उस तरफ दुकानें खुली हुई हैं, ट्रैफिक आप देखिए किस तरह चल रही है, लेकिन ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्लॉक को निशाना बनाया गया, इस यूनियन को निशाना बनाया गया, ताकि ये मुझे नहीं समझ क्या कर रहे हैं। ये बताइएगा, कॉलोनी के दाखिली और खारजी ट्रैफिक की रवानी तो वैसे ही चल रही है, क्या कहेंगे आप? खारजी और दाखिली रास्तों का कह रहे हैं, मैं भी उन्हीं रास्तों से ही आया हूँ। ये सारे भाई जो है ये मेरे साथ खड़े हैं, दुकानदार, ये उन्हीं रास्तों से आए हैं। अगर लॉकडाउन था तो जिस तरह लाहौर में इन्होंने किया है, 3-4 दिन पहले बताया कि हम ये लॉकडाउन करने वाले हैं, ये इलाके सील होंगे, ये होंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हम तो सुबह अपनी रोजी रोटी करने के लिए आए हैं दुकान पे, 10 बजे एक पुलिस वाला आ गया है, जी आप दुकानें बंद कर दें। हमने कहा जी आप नोटिफिकेशन दिखाएं, तो कहने जी नोटिफिकेशन नहीं है, हमें आर्डर आया ऊपर से, लिहाजा आप बंद कर दें। आज बिल्कुल देखिए यहाँ के जो गौहर, ये ताज्जुब की बात नहीं कि आवाम के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया है और आवाम को इसका पता ही नहीं?
गौहर, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि ताज्जुब की बात नहीं कि इस वक्त आवाम के लिए लगाया गया है स्मार्ट लॉकडाउन और आवाम को इसका पता ही नहीं, इस पर हुकूमती मैनेजमेंट की कमजोरी सामने आई है? बिल्कुल, मुल्तान की इंतजामिया जो है, दावे तो बहुत किए गए, बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया कि मुल्तान के 3 इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल किया गया, लेकिन कोई इस तरह से ऐलानात सामने नहीं आए जिन इलाकों में लॉकडाउन करना था। अभी तक इंतजामिया का भी हमें तक यहाँ पर कोई भी बंदे नजर नहीं आए हैं जो लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए यहाँ पर आए हों। पुलिस के चंद एक एहलकार तो हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही मीडिया पर लॉकडाउन के हवाले से खबरें नशर हुई हैं उसके बाद थोड़े बहुत यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ के जो अहले इलाका हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि कल इजलास हुआ डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत, जिसमें फैसला किया गया कि शाहरुख ने आलम को जो है लॉकडाउन किया जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन। इन्हें ये उम्मीद थी कि आज का इन्हें वक्त दिया जाएगा, ये तमाम अपने घरों में थोड़ा बहुत राशन जमा कर लें, लेकिन इंतजामिया की जानिब से वो भी वक्त नहीं दिया गया, सिर्फ दुकानें बंद करा दी गई। लेकिन अभी तक जो शाहरुख ने आलम के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो अभी तक बंद नहीं किए गए हैं और जो दीगर इलाकों से आने वाले लोग हैं उनकी आमदोरफ्त इधर उसी तरह से जारी है। यहाँ के ताजिर और रिहायशी यही मुतालबा करते हैं कि अच्छा दिखाने के लिए दुकानें बंद करवा दी गई, लेकिन आवाम को इससे आगाह नहीं किया गया कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जबकि शाहरुख ने आलम के इलाके में लोगों की आमदोरफ्त भी जारी है। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही मकसूद चौहान ने। जी मकसूद, आप बताइएगा क्या अहवाल है स्मार्ट लॉकडाउन का? जी बिल्कुल, जिला हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद में उनकी कमजोरी जो है वो सामने आ गई। ये मैं इस वक्त मुल्तान के एमडी चौक का जो इलाका है, अफगान कॉलोनी, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मेन गली है उस जहाँ पर कोरोना के जो मरीज हैं उनकी तादाद आए रोज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये वो गली है जहाँ पर इस वक्त कोरोना के मरीज यहाँ पर रिहाइश पजीर है, उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया गया। लेकिन इसकी अगर हम बात करें सील करने की या गली को स्मार्ट लॉकडाउन करने की, तो लॉकडाउन के हवाले से इस गली से तकरीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पर जो है वो बैरियर्स लगा दिए गए हैं, वहां पे पुलिस तैनात कर दी गई। लेकिन जो अहम गली है जिसको सील करना चाहिए था, जिनको स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। और इस गली में जो है मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे निजी महकमे भी यहाँ पे मौजूद हैं, दफातर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो कसीर तादाद में जो है वो यहाँ पे जारी है। यहाँ पे कसीर तादाद में जारी है। हम यहाँ पे अगर दिखा सकें तो ये वो दफातर हैं, तो यहाँ पे वो एक दूध वाले हैं, रेडी वाले हैं जो इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं और जो यहाँ पर जो है काफी जो है यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन भी इस वक्त अगर आपको दिखा सके तो जो यहाँ पे शहरी हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। सर आप बताइएगा, इस इलाके को हुकूमत की जानिब से सील किया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई नफरी नहीं दिखाई दे रही, कोई पुलिस नहीं दिखाई दे रही, क्या कहेंगे आप इस वाले से? वहाँ पे बैरल लगाया है कि बैरल इन लोगों को यहाँ पे लगाना चाहिए था। ये फैक्ट्री का गोदाम भी है, बाहर से गैर बंदे आ रहे हैं, मोटरसाइकिलें खोतरेड़ी बाहर से आए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी वो नहीं है, पुलिस इंतजामात नहीं है। तो इनको चाहिए था कि यहाँ बैरल लगाते, लेकिन पुलिस भी नजर नहीं आ रही। अभी ज्यादा पेप्सी फैक्ट्री का गोदाम है सर, और इधर से रक्शे भी आ रहे हैं और डाले भी, ट्रक वगैरह भी आ रहे हैं, उन बोतलें भी उठा रहे हैं। गैर जितना बंदा है इस गली में आज आ रहा है जी। यहाँ पे और गैर मुतलका अफराद जो है इस कॉलोनी के रिहाइश पजीर भी नहीं है, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। इलाका मकीन मजीद मौजूद हैं। सर बताइएगा, इस एरिए में कोरोना की जो पेशेंट हैं वो कसीर तादाद में पाए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो है ऐलान किया गया कि इसको सील किया जाए, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या कहेंगे, कितनी परेशानी है, कितना पैनिक क्रिएट हुआ वैसे इलाके में? भाईजान पहले तो ये है कि हमने सुना नहीं है कि बहुत ज्यादा पेशेंट है यहाँ पे। दूसरा आप खुद माशाल्लाह एक चैनल पे हैं, आप मुझे ये पता है कि हर बंदे के पीछे पुलिस डंडा लेके फिर रही हो, वो बंदे खुद ही यार जब तक अपना ख्याल नहीं करेंगे कितनों को आप रोकेंगे? अच्छा लगेगा हर गली में एक बंदे के पीछे पुलिस वाला फिर रहा है, तो ये हमें खुद ख्याल रखना है असल में। बाकी आपके सामने इतना रश वश कुछ भी नहीं है, और अब ये मास्क भी नजर आने लगे हैं। हम तो जहां से भी गुजरते हैं कोई है बेवकूफ जो अभी भी मास्क नहीं ले रहे। तो बेसिकली तो खुद ख्याल रखना चाहिए ना यार। अच्छा, इस गली को जो है लॉकडाउन का कहा गया, लेकिन बैरियर यहाँ पर नहीं एमडी चौक पर लगा दिए गए, क्या ये सही है? तो इसकी तो खैर मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ अगर इस इलाके को किया हुआ है तो ये
यहाँ होना चाहिए, ये तो मेन गली है। اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گوالے ہیں, یہ کوریئر سروس والے ہیں اور جو ریڑھی بان ہیں جو یہاں پر آتے ہیں آئے روز, کیا ان کی طرف سے کرونا یہاں پہ مزید پھیلنے کا خدشہ نہیں ہے؟ ٹھیک خدشہ ہے. یہ بستی افغانان کی مین گلی ہے. میں متعلقہ اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں مین گلی ہے, اس میں کوئی ناکا یا کوئی ڈیفینیٹ لگائے. اس چیز کے تو ہم حق میں ہیں, لیکن بات پھر وہی ہوتی ہے یار, اپنا خیال خود کرنا پڑے گا, بس بات یہاں ختم ہوگی. جی بالکل, یہاں پہ جو شہری ہیں ان کی ریکویسٹ کی گئی ہے ان کی جانب سے, ضلع انتظامیہ کی جانب سے, کہ جو 300 میٹر دور جو انہوں نے بیریئرز لگائے گئے ہیں وہ اس گلی کے باہر لگائے جائیں, تاکہ جو یہاں کے علاقہ مکین ہیں ان میں جو خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اس کو کم کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اپنایا جائے, ماسک اور سینیٹائزر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو اور دوسروں لوگوں کو خود سے بچا سکیں. جی, علاقے سیل کر دیے گئے ہیں. ملتان کے 3 ایریاز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. شاہ رکن عالم کالونی, ایم ڈی اے چوک اور نیو ملتان کے 2 بلاک 30 جون تک بند رکھے گئے ہیں. اسی پر ابھی ہمیں جوائن کیا علی ریاض نے. علی سے جانتے ہیں, علی بتائے گا کہ آپ کس ایریا میں موجود ہیں اور یہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, شہر ملتان میں بھی کرونا وائرس کی جو پھیلتی ہوئی وبا ہے اس کو روکنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے پیش نظر 3 ایسے علاقے ہیں جن کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. اس حوالے سے چیف سیکرٹری کی جانب سے بھی مکمل طور پر ملتان انتظامیہ کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا. اس سلسلے میں ملتان شہر کے 3 ایسے علاقے جن میں ایم ڈی اے چوک, نیو ملتان اور شاہ رکن عالم کالونی شامل ہے. میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے ایم ڈی اے چوک پر. گزشتہ رات 12 بجے اعلان کیا گیا تھا کہ تمام تر جو علاقے ہیں ان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کو جاری کر دیا جائے گا, لیکن ابھی تک یہاں پر ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. میرا کیمرہ بلال اگر آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر صرف یہ بیریئرز لگائے گئے ہیں, لیکن یہاں پر ابھی تک اس قسم کے لاک ڈاؤن جیسی جو صورتحال نہیں دکھائی دے رہی ہے. اگر میں آپ کو مزید یہاں سے دکھاتا چلوں چل کر اس پوری گلی میں, کہ یہاں پر یہ جو گلی ہے ایم ڈی اے چوک, جس کو اس علاقے کو مکمل طور پر سیل کیا جانا تھا لیکن ابھی تک سیل نہیں کیا گیا ہے. چہل پہل ویسی ہی کی ویسی ہے, یہاں پر جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ ویسی جاری ہے. حالانکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد یہ صورتحال میں کہا گیا تھا کہ جو کاروباری مراکز ہے جس میں گروسری اور جو دیگر اشیاء ضروریہ کی چیزیں ہیں, دکانیں ہیں, وہ صبح 9 سے لے کر شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی, لیکن ابھی تک یہاں پر تمام کی تمام دکانیں کھلی ہوئی ہیں. لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن کے یہاں پر کسی طرح کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. صرف اور صرف بیریئرز جہاں پر سڑک کے کنارے رکھے ہوئے ہیں ان سے بھی راستہ بند نہیں کیا گیا, وہ صرف یہاں پر رکھے گئے ہیں. تاہم یہاں پر انتظامیہ کے حوالے سے ان کی جانب سے یہاں پر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے, جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان تمام تر جو علاقے ہیں 3 جس میں ایم ڈی اے, نیو ملتان اور شاہ رکن عالم کو بند کیا گیا تو بالکل کھلے ہوئے ہیں. یہاں پر کچھ شہری موجود ہے, علاقوں کو بند تو کر دیا گیا لیکن اس حوالے سے انتظامات ناکافی ہیں. علی ریاض, مقصود چوہان اور گوہر رحمان, آپ لوگ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بلال نیازی نے. ملتان کے مختلف علاقوں میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. شاہ رکن عالم, نیو ملتان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد ٹریفک معمول سے کم ہے. بلال بتائیے گا ٹریفک کے کیا وہاں پر احوال ہے؟ جی بالکل, ملتان کے مختلف علاقوں میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ نے سول سے پرپوزل بھیجا تھا. اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا اور گزشتہ رات سے ہی ملتان کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیے گئے. ہم اس وقت ملتان کے علاقے نیو ملتان وائی بلاک میں موجود ہیں اور جہاں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تھا. اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو جو ابھی تک ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے, ٹریفک جو ہے وہ معمول کے مطابق جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک ایس او پیز ہیں ان پر کچھ حد تک عمل درآمد نظر نہیں آ رہا. شہری ماسک لگا کر تو یہاں پر موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہ صورتحال ہے کہ محکمہ صحت کی کوئی ٹیم یہاں پر نہیں پہنچی کہ جو سیمپلنگ ہے وہ اس کے حوالے سے اس کا آغاز کیا جا سکے, یا ہم کہیں کہ اس کے حوالے سے عمل درآمد. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, وہ ان سے پوچھیں. اگر یہ بتائے گا, حکومت نے کہا ہے کہ ہم ان علاقوں میں لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن, جہاں پہ کچھ کیسز آئے ہیں, تو کوئی ٹیم پہنچی ہے اویئرنیس کے لیے, کوئی آگاہی کے لیے, کوئی سیمپلنگ؟ نہیں, آگاہی کے لیے ٹیم تو کوئی نہیں آئی. اویئرنیس ٹی وی سے آ رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. ماسک تو شروع ہو گیا تقریباً. بالکل, شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اگر ہم اس گلیوں کی بات کریں تو ابھی تک کوئی گلی یہاں پر پراپر انداز میں کوئی سیل نہیں کی گئی, بلکہ یہی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو شہری ہیں وہ خود ایس او پیز پر عمل کریں. اور دکانوں کے حوالے سے یہی کہا گیا ہے کہ جو دکانیں ہیں وہ شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو
دیگر دکانیں جس طرح میڈیکل سٹور ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. تو یہاں کی 4 گلیاں ہیں جن میں لاک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. بہت شکریہ بلال نیازی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ گوہر رحمان، مقصود چوہان اور علی ریاض ہمیں ملتان سے تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے کہ 3 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کروا دیا گیا، لیکن سہولیات ناکافی ہیں. کورونا وائرس کے مریضوں میں دن بدن اضافے کے بعد انتظامیہ نے وہاڑی کے مختلف علاقوں میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے. ضلع بھر کے 18 سے 20 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے حافظ صالح محمد. جی حافظ. جی بالکل، کورونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر جن علاقوں کے اندر کورونا پازیٹیو آ رہا ہے ان کو باقاعدہ طور پر لاک ڈاؤن اس کا کرنا شروع کر دیا گیا، جس کے اندر یہ ضلع بہاڑی کے اندر تقریباً 18 سے 20 ایسے علاقے ہیں جن کو اس وقت جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف لے گئے ہیں اور ان کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا، اور وہاں پہ سیکیورٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ تعینات کر دی گئی ہے. بہاڑی کے تقریباً شرقی کالونی، پیپلز کالونی، ڈیفینس پیو، ہاؤسنگ سکیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ برے والا کے اندر نیو ماڈل ٹاؤن، رحمت آباد، عظیم آباد، فائن سٹی، مجاہد کالونی کے کچھ علاقے ہیں. اسی طریقے سے تحصیل میلتھی کے بھی ریاض آباد، ٹیبہ سلطان پور، ہری پورہ، جلا جیم، چک نمبر 118 WB، لال سنگھ کالونی، چوک، اور اسی کے ساتھ ساتھ چھتانیاں جو ہے یہ بھی اس سمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر اس کو مکمل طور پہ لایا گیا. اس وقت شہری معاشرت موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس سمارٹ لاک ڈاؤن کا کتنا فائدہ ہے اور یہ اس سے کتنے سیٹسفائی ہیں. جی السلام علیکم. یہ ہماری جو سٹی انتظامیہ ہے، اس میں ڈی سی صاحب ہے، ہمارے اے سی صاحب ہے، یہ ان کا بہت احسن اقدام ہے، کیونکہ یہاں پہ چونکہ پیشنٹ بھی تھا اس گلی میں ایک کرونا کا، لیکن اس کے باوجود ٹریفک رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. سارے ویسے ہی لوگ آج جا رہے تھے، کیونکہ محلے داری سسٹم ہے پنجاب میں، آپ کو بہتر جانتے اس بات کو. تو یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے. جب سے یہ انہوں نے اس کو لاک ڈاؤن کیا ہے، گلی بالکل بند ہے، اس میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، اور کرونا کو روکنے کے حوالے سے یہ بڑا احسن اقدام ہے گورنمنٹ کا. جی بالکل، شہری بھی اس حوالے سے انتظامیہ کے جو اس کردار کو جو ہے سراہ رہے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتظامیہ کا احسن اقدام ہے کہ جہاں پہ کرونا پازیٹیو آیا ہے اس کو جو ہے اس گلی کو، اس محلے کو اور اس علاقے کو مکمل طور پہ سیل کر دیا جائے، تاکہ کرونا کو آگے جو ہے وہ پھیلنے سے روکا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ اہم بات آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاڑی کے 8 سے 10 ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ڈیوٹی پر تعینات ہیں کرونا وارڈ کے اندر. آئسولیشن جو ہے وہ ان کو کرونا پازیٹیو آ چکا ہے، جو لوگ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے. اسی طریقے سے پولیس کی طرف سے بھی جو باقاعدہ طور پہ پولیس کے جوانوں کو ہینڈ سینیٹائزر، ماسک اور اسی طریقے سے ان کو مکمل طور پہ سہولیات فراہم کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنی جانوں کو. بہت شکریہ حافظ صالح محمد، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ملتان ڈینٹل ہسپتال کے کانٹریکٹ ڈاکٹروں کو مستقل نہ کرنے اور تنخواہیں روکنے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے عدالتی فیصلے تک CEO ہیلتھ ملتان کو ڈاکٹرز کی تنخواہیں نہ روکنے کا حکم جاری کر دیا. اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اس حوالے سے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ملتان ڈینٹل ہسپتال کے کانٹریکٹ ڈاکٹرز کو مستقل نہ کرنے اور تنخواہیں روکنے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے عدالتی فیصلے تک CEO ہیلتھ ملتان کو ڈاکٹرز کی تنخواہیں نہ روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ملتان ڈینٹل ہسپتال کے کانٹریکٹ ڈاکٹروں کو مستقل نہ کرنے اور تنخواہیں روکنے کا معاملہ سامنے آ گیا. میرٹ کے باوجود DSP کو 18ویں اسکیل میں ترقی دے کر SP نہ بنانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. ہائی کورٹ ملتان بینچ نے IG پنجاب کو 1 ماہ میں پروموشن کے حوالے سے درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، میرٹ کے باوجود DSP کو 18ویں اسکیل میں ترقی دے کر SP نہ بنانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. ہائی کورٹ ملتان بینچ نے IG پنجاب کو 1 ماہ میں پروموشن کے حوالے سے درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، میرٹ کے باوجود DSP کو 18ویں اسکیل میں ترقی دے کر SP نہ بنانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. ہائی کورٹ ملتان بینچ نے IG پنجاب کو 1 ماہ میں پروموشن کے حوالے سے درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے. میرٹ کے باوجود DSP کو 18ویں اسکیل میں ترقی دے کر SP نہ بنانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جس پر ہائی کورٹ ملتان بینچ نے IG پنجاب کو 1 ماہ میں پروموشن کے حوالے سے درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے. بہاولپور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے متاثر ہونے والے مزید 39 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد بہاولپور میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی
मजमूई तादाद 977 हो गई है। दूसरी जानिब डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल समेत 22 से जायद अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते अतर लाशारी से। अतर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कि कोरोना के हवाले से बात करें तो भावलपुर में कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो सेहतयाब हो रहे हैं तेज़ी के साथ, और गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो 22 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं, जिनमें से 10 तकरीबन सिविल हॉस्पिटल से जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं, और 13 जो हैं वो जो घरों में आइसोलेट थे वो सेहतयाब हुए हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें गुज़श्ता 24 घंटों की तो भावलपुर में कल 24 घंटों के दौरान 480 टेस्ट जो हैं वो किए गए हैं, जिनमें से 39 जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से कुछ को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है जिनकी तादाद तकरीबन 14 है, और बाकी घरों में जो है उनको करंटीना किया गया है। और कुछ की हालत जो है इस वक्त बताई जा रही है, 5 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, लेकिन उन्हें तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। डायरेक्टर एमरजेंसी सिविल हॉस्पिटल और तर्जुमान सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर हामिद खान वो भी कोरोना से मुतासर हुए हैं, और वो भी इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, सिविल हॉस्पिटल में ही ज़ेर इलाज हैं। लेकिन अच्छी खबर एक ये भी है कि डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल भावलपुर राना एजाज महमूद जो हैं वो 10 दिन जो हैं वो यहाँ पर ICU में रहे, और उनकी हालत बहुत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती थी, लेकिन अब वो यहाँ से उनको डिस्चार्ज किया गया है और कोरोना जो है वो उनका नेगेटिव आया है, और ये एक अच्छी बात है। इसी तरह बहुत सारे लोगों का कोरोना जो है वो नेगेटिव आ रहा है। डॉक्टर्स जो है वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि खुदारा एहतियात कीजिए, जो रश वाली जगह हैं उनके ऊपर ना जाएं, अगर जाना बहुत ज्यादा में कोरोना से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 977 हो गई, जबकि 22 से जायद अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। अतर लाशारी, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा डोनेशन ऐप मुतारफ करवा दी। ऐप की मदद से प्लाज्मा डोनेट करने और लेने वाले अफराद आपस में राब्ता कर सकेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। पाकिस्तान में इस वक्त जैसे जैसे कोरोना पेशेंट की तादाद में इजाफा हो रहा है, वैसे ही वैसे वो लोग भी बढ़ रहे हैं जो कोरोना को शिकस्त दे के अपनी आम जिंदगी की तरफ वापस जा रहे हैं। वो लोग अब बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहते हैं, अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, मगर उन्हें सिवाय सोशल मीडिया के अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिससे उन तमाम लोगों से रब्ता कर सके जो इस वक्त इस बीमारी से लड़ रहे हैं और काफ़ी तकलीफ के अंदर हैं। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने एक स्टेप आगे बढ़ के आई है इस हवाले से, तो एक अपनी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है जो फिलहाल एंड्रॉयड सार्फिन के लिए मौजूद होगी और आईफोन सार्फिन के लिए कुछ दिनों बाद ये दस्तियाब होगी। आखिर इस ऐप के अंदर दोनों लोग आपस में कैसे रब्ता कर सकेंगे, प्लाज्मा कैसे डोनेट हो सकेगा, वाइस चांसलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा। जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, इसमें फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने मिलकर एक यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन तैयार की है कि जिसके अंदर जो पोटेंशियल डोनर्स हैं, वो लोग जो कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल, अपना ब्लड ग्रुप उसमें एंटर कर सकते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद उसके अंदर सर्टेन चेक्स हैं, अगर तो वो एलिजिबल होंगे डोनेशन करने के लिए, तो ऐसे लोग जो नीडी हैं वो भी आके रजिस्टर करेंगे, और नीडी लोग जो हैं वो अपने ज्योग्राफिकल रीजन में और अपने ब्लड टाइप से रिलेटेड पर्सन को फाइंड आउट कर सकेंगे, जिससे अगर कोविड-19 उनको लाहक होता है तो वो प्लाज्मा हासिल कर सकेंगे। और ये प्लाज्मा थेरेपी जो है एक वन ऑफ द प्रूवन थेरेपीज है कोविड-19 को फाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। ऐसा ये बताइएगा, कोविड-19 की प्रूवन थेरेपीज हैं। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग के तलबा की बड़ी रिसर्च कोरोना वायरस की तस्दीक एक्सरे की मदद से की जा सकती है। अपडेट करेंगे आसिम सिद्दीक। यूनिवर्सिटी के MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग के तलबा ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिनकी अब ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों के काम आसान हो सके। कोविड-19 इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है और इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जो टेस्ट नहीं हो सकता, सिर्फ एक्सरे कराकर उसकी तशखीस हो सके कि इसमें आया कोविड-19 का मरीज है या नहीं। भाई आप कोविड-19 पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्या प्रोजेक्ट है आपका, किस तरह इसको डिफाइन किया जा रहा है और कैसे ये मददगार साबित हो सकता है? कोविड-19 का जो प्रोजेक्ट है ये हमारा बेसिकली ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इंसान को कोरोना वायरस है कि नहीं, कि हम एक्सरे के थ्रू ये बता सकें कि कोरोना वायरस हमारे पेशेंट्स में पाया जाता है कि नहीं। हम लोग अभी तक ब्लड का टेस्ट करते आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ कॉस्ट करता है, जबकि एक्सरे का टेस्ट बहुत ज़्यादा चीपर है। तो हम निमोनिया के पेशेंट को और कोरोना वायरस के पेशेंट को आपस में चेक कर रहे हैं वाया एक्सरे के क्या वो
इसको कोरोना वायरस हुआ है या होने वाला है या उससे पहले के जो असरात हैं वो उसमें शो होते हैं कि नहीं एक्सरे के थ्रू। कितने % एक्यूरेसी आपको मिल चुकी है सॉफ्टवेयर? हम इसमें तकरीबन 82 से 85% एक्यूरेटली बता सकते हैं कि कोरोना वायरस है कि नहीं। आउट ऑफ 100 हम सिर्फ 2 से 3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम लोग नहीं बता सकते कि उन्हें कोरोना वायरस था या निमोनिया था, बट हम ये बता सकते हैं 98% लोगों के लिए कि उन्हें कोरोना वायरस है, उनके एक्सरे के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। एक्यूरेसी 98% हो चुकी है, सिर्फ एक्सरे के थ्रू जांच की जा सकती है। एक्सरे की मदद से कोरोना की तशखीस हो सकती है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा। रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 5 ट्रेनों का स्टॉप मुकर्रर कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रूही मोहम्मद अमीन। जी अमीन। जी बिल्कुल, बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इस वक्त जो है बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 5 ट्रेनों का जो है वो स्टॉप किया जाता है, जिसके बायस से जो मुसाफिर हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। 24 घंटे में 5 ट्रेनें मुसाफिरों कहना है कि उनका यहाँ पे स्टॉप इंतहाई कम है। यहाँ जो ट्रेनें स्टॉप करती हैं उनमें शालीमारा जो लाहौर से कराची जाती है, खैबर मेल जो पेशावर से कराची जाती है, जिक्रिया मुल्तान से कराची जाती है, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो सियालकोट से कराची, और सर सैयद एक्सप्रेस जो है ये भी पिंडी से कराची जाती है। ये 5 वो ट्रेनें हैं जो यहाँ पर स्टॉप करती हैं। 24 घंटों में 1 स्टॉप उनको होता है, बाकी ट्रेनें यहाँ पर स्टॉप नहीं कर रही, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर परेशान है, मौजूद उनसे बात करते हैं। कितनी मुश्किलात है बताइएगा, 5 ट्रेनें स्टॉप कर रही हैं, यहाँ पे कितनी मुश्किलात हो रही हैं? बहुत मुश्किलात है, सुबह से लेकर बैठे हुए हैं, अभी तक ट्रेन कोई नहीं आई। अगर ये आती है तो कोई बीच में नहीं रुकती, डायरेक्ट मुल्तान जाती है। ठीक है ना कुछ तो आवाम को सहूलत देनी चाहिए इन लोगों को। मुश्किलात बहुत है, बिल्कुल मुश्किलात है। इनका कहना है कि यहाँ से जो ट्रेन आती है वो यहाँ रुकती नहीं है। और शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने और घरों में ट्यूशन पढ़ाने वाले असातिज़ा हो जाएं होशियार। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन ने घरों में ट्यूशन पढ़ाने पर 6 SST से जवाब तलब कर लिया। अपडेट करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में जो प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाने वाले असातिज़ हैं उनको खबरदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ में ज़राए की जानिब से ये इंकशाफ किया गया था कि मुजफ्फरगढ़ में मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी असातिज़ा की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए घरों में बच्चों को ट्यूशन जो है वो पढ़ाई जा रही हैं। और इस सिलसिले में महकमा एजुकेशन की जानिब से बाकायदा तौर पर 6 SST टीचर जो सरकारी मुलाजिम भी हैं उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी जो है वो आगे भेज दी गई है। इस सिलसिले में जो DO सेकेंडरी है मुजफ्फरगढ़ की, उनकी जानिब से 6 असातिज़ा से जवाब तलबी जो है वो की गई। और इस सिलसिले में ये बताया गया है कि ये 6 असातिज़ा जो है वो अपने घरों में ट्यूशन पढ़ा रहे थे और SOPs की खिलाफ वर्जी पर इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी जो है वो स्टैंड की गई है। इस सिलसिले में महकमा एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ की जानिब से यह बताया गया कि स्मार्ट लॉकडाउन और कोरोना वायरस के खिलाफ जो SOPs बनाए गए हैं उनकी किसी भी सूरत खिलाफ वर्जी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी जगह बच्चों को इकट्ठा करके एक साथ ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। बजट की बात करेंगे। हालिया बजट में पंजाब पुलिस के लिए भी फंड्स मुख्तस कर दिए गए। पंजाब पुलिस को 13 अरब 84 करोड़ 76 लाख 82 हजार रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। पंजाब पुलिस को रेगुलर फंड्स की मद में 15 करोड़ 55 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। पंजाब पुलिस को गाड़ियों की खरीदारी और रिपेयरिंग के लिए 20 करोड़ 10 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। बजट में स्पेशल ब्रांच की गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 करोड़ 55 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए, जबकि एलीट फोर्स की तनख्वाह और दीगर अखराजात के लिए 14 करोड़ 47 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको अपडेट करें, मुल्तान डिवीजन के तालीमी मंसूबों के लिए 41 करोड़ रुपए से जायद का बजट मुख्तस। नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी के जलालपुर पीरवाला रिसर्च फॉर्म के लिए 4 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान को साल 2020-21 के लिए 5 करोड़ का तरक्याती फंड मुख्तस किया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे नुमाइंदा रूही अली रियाज। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान के लिए साल 2020 और 21 के लिए 5 करोड़ रुपए का जो सालाना तरक्याती फंड है वो मुख्तस किया गया है। इस हवाले से जो 5 करोड़ से जायद का तरक्याती फंड जो है वो यूनिवर्सिटी के नए कैंपस यानी कि PC1 प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाएगा। UUT मुल्तान का PC1 प्रोजेक्ट जो है वो कई माह कबल ही मंजूर हुआ है, जिसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन का जो अमल है वो जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन इस हवाले से जो पूरा 1 अरब रुपए का जो बजट है वो मुख्तस किया गया था, जो कि इसकी पहली जो किस्त है जो कि इस साल के बजट साल
20 और 21 में 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि आइंदा माली साल में यूयूटी मुल्तान की कंस्ट्रक्शन के लिए मजीद जो रकम और तरक्याती फंड्स है वो दिए जाएंगे। इस सिलसिले में अभी बुनियादी तौर पर जो इसके 210 एकड़ का नया कैंपस की तामीर है उसके लिए तरक्याती फंड के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे। अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करेंगे रहीम यार खान से, जहां शेख ज़ैद अस्पताल को एक मरतबा फिर नए बजट में शामिल करके लॉलीपॉप दे दिया गया। पिछले बजट में शेख ज़ैद अस्पताल फेज 2 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, मगर एक साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल काम ना शुरू हो सका। रवां बजट में भी जरूरियात को पूरा करने, टोकन सप्लीमेंट्री और इमरजेंसी रीवैम्पिंग के लिए 29 करोड़ 1,24,065 रुपए की रकम रवां बजट में भी शामिल कर दी गई। पंजाब का नया माली साल बहावलपुर के आर्ट्स और कल्चर को परवान चढ़ाने में मददगार साबित होगा। हुकूमत पंजाब ने आर्ट्स काउंसिल बनाने के लिए कंसल्टेंसी फर्म को अदायगी की मंजूरी दे दी है। बहावलपुर में बाकायदा आर्ट्स काउंसिल ने होने के बायस रशीदिया ऑडिटोरियम में तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत के बजट में मुल्तान की अक़लियती बरादरी के 3 मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए। अपडेट करेंगी सुहेरा तारिक। पंजाब हुकूमत के बजट में मुल्तान की अक़लियती बरादरी के लिए भी खसूसी फंड्स का ऐलान जो है वो किया गया है और मुल्तान में अक़लियती बरादरी के तरक्याती मंसूबों के लिए 3 मंसूबों को मंजूर कर लिया गया है और इनके लिए 2,90,62,000 रुपए के फंड्स जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं, जो कि आइंदा माली साल के बजट में जारी किए जाएंगे। इन मंसूबों की अगर बात की जाए तो रज़ाबाद में मसीही कब्रिस्तान की जो 4 दीवारी है उसकी वहां पर 4 दीवारी मौजूद नहीं है, जिसकी तामीर के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। इसी तरह से गुलजेब कॉलोनी विहाड़ी रोड में मॉडल कब्रिस्तान का जो मंसूबा है उसको जारी करने के लिए फंड जारी किए गए हैं और इसके साथ साथ सेंट मैरीज चर्च जो मुल्तान कैंट में मौजूद है उसकी बहाली के लिए भी फंड्स का ऐलान किया गया है। अगर फंड्स की बात की जाए तो मसीही फंड का ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब पंजाब के बजट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फरगढ़ में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। अपडेट करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, पंजाब के बजट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फरगढ़ के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ पर जितने भी एहलकार हैं जिनकी तनख्वाहें जून 2019 से अदा नहीं की गई थी, वो तनख्वाहें जो है वो रुकी हुई थी, तकरीबन 1 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। अब पंजाब हुकूमत की जानिब से इस बजट में जो फंड जो है वो रिलीज कर दिए गए और इसकी रकम जो है वो 1,92,41,000 रुपए जो वो रखी गई है इस बजट में, जिसकी मद में जो वो तनख्वाहें जो है वो अदा की जाएंगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो एहलकार हैं यकीनन उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब तनख्वाहें जो उनकी अदा कर दी जाएंगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार 8 से 10 माह की तनख्वाहें जो वो ना मिलने की वजह से खासी परेशानी का शिकार थे और मुतअद्दिद बार जो वो प्रोटेस्ट भी कर चुके थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने। अब एहलकारों की जानिब से भी खुशी का इजहार किया गया कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से तनख्वाहों के लिए बजट में रकम जो है वो मुख्तस कर दी गई है, मगर ये रकम जो है वो कब अदा की जाएगी, ये तनख्वाहें जो वो कब अदा की जाएंगी, इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मॉनिटरिंग ने सीईओ एजुकेशन राना मोहम्मद अजहर खान को DFID की जानिब से स्कूलों के तरक्याती काम और इंडिकेटर्स को मुकम्मल करने के लिए मिलने वाली ग्रांट को जल्द ही इस्तेमाल में लाने के हवाले से स्कूल्स काउंसिल्स को फौरी तौर पर मुतहरिक करने की हिदायत का मरासला जारी कर दिया। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। जी बिल्कुल, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मॉनिटरिंग ने रहीम यार खान के सीईओ एजुकेशन राना मोहम्मद अजहर खान और पंजाब के मुख्तलिफ अजला के सीईओज को एक हिदायत का मरासला जारी कर दिया। इस मरासले में, इस नोटिफिकेशन में जो हिदायत हैं वो कुछ इस तरह से है कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके जो है 10 के करीब पंजाब में अजला है, वहाँ पर जो है DFID की जानिब से ग्रांट एक जो है एड्स फराहम कर दी गई थी और इस ग्रांट के मुताबिक जो है स्कूलों में जो है कंस्ट्रक्शंस का काम, स्कूलों की क्लासरूम की कंस्ट्रक्शंस, इसके साथ साथ साइंस लेबॉर्ट्री और लाइब्रेरीज की तामीर और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो स्कूलों में जो काम होते हैं, जो इंडिकेटर्स हैं उनको मुकम्मल करने के हवाले से जो है काम करना था। लेकिन ये जो सोस्तरवी का शिकार था और इसकी वजह थी वो ये थी कि स्कूल काउंसिल के जो मेंबरान थे उनकी तादाद या तो मुकम्मल नहीं थी या फिर जो है
वो मुतहरिक होकर काम नहीं कर रहे। तो इस हवाले से जो है सीओ एजुकेशन को हिदायत दी गई है। शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। रहीमिया खान से मेंबर सूबाई असम्बली आसिफ मजीद की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई। शहर में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने और शेख ज़ैद हस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और कोरोना टेस्टिंग लैब के क़याम पर तबादले ख्याल किया गया। मेंबर सूबाई असम्बली ने टैक्स फ्री बजट पेश करने पर मुबारकबाद भी दी है। आपको बताएं, मेंबर कौमी असेंबली कैरोड़ अब्दुल मजीद न्याजी ने बल्दियाती नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। MNA ने यूनियन काउंसिल्स की सतह पर मसाइल और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। कैरोड़ के कौमी असम्बली के हल्का के अंदर तरक्याती काम जो जोरों शोर के साथ जारी है। इस वजह से अगर बात की तो आज MNA कैरोड़ अब्दुल मजीद खान न्याजी ने मुख्तलिफ जो यूनियन काउंसिल है 26 यूनियन काउंसिल हल्का की, उसके जो वहाँ पर सियासी शख्सियात हैं, साबिक चेयरमैन है, साबिक काउंसलर, साबिक जो बल्दियाती नुमाइंदे, उनके साथ तफसीली मुलाकात की और उनके यूनियन काउंसिल के मसाइल सुनने के साथ साथ वहाँ पर जारी जो तरक्याती काम है उस वाले से भी उनसे तबादला ख्याल किया। मजीद खान न्याजी साहब से बात करते हैं। खान साहब, आपने मुलाकात की तो इस मुलाकात का क्या मकसद है? बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाकात का मकसद यही था कि हमारी जो माहाना मीटिंग होती है, पहले भी होती रही है, तो अपने नुमाइंदों को बुला के उनके जो मसले मसाइल हैं, जो अपने इलाके में 4-4, 5-5 दफ़ा यूनियन का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, उनको बुला के उनके मसाइल जो उनको पता है वो हमें शायद नहीं पता होते, और फिर हर बंदा यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, उनके पास लोगों की रसाई आसान होती है, तो उनको सबको बुलाया था कि आके अपने मसले मसाइल बताएं। वैसे भी हम हर यूनियन कौंसिल में तकरीबन 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पर यूनियन कौंसिल में इस टाइम तक काम करा चुके हैं, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो सोलंग हो, सब कुछ। तो हम एक पर यूनियन काउंसिल पे सिविल वर्क भी करा चुके हैं। तो आज भी आपने देखा भी काफ़ी हद तक लोग दोस्त आए और उन्होंने अपने मसले मसाइल, और ये जो मामलात होते हैं, कोई राजी इतने जल्दी नहीं होता, क्योंकि एक फर्द वाहिद का मसला नहीं है, पूरी यूनियन काउंसिल का मसला है, जहाँ 21, 22, 23, 25 हज़ार की आबादी है, और उसके सारे मसले यकदम हल करना आसान नहीं होते। इसलिए ऐसा ऐसा ये मामला चलते रहते हैं, आते रहते हैं, दोस्त बताते रहते हैं, और हमारे नोटिस में आते हैं, और हम उनके लिए फंड मुख्तस करते रहते हैं। मसाइल को हल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। उच्चरे बल्ला झल्लन नहर में बंगला मस्तूर के करीब 15 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर का पानी करीबी घरों और सरकारी स्कूल की इमारत में दाखिल हो गया है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल खराब हो गई। इसी पर मजीद तफसीलात आपको अपडेट करते चले। उच्चरी बल्ला झल्लन नहर में बंगला मस्तूर के करीब 15 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर का पानी करीबी घरों में और सरकारी स्कूल की इमारत में दाखिल हो गया है। खबर शामिल करेंगे मियावाली से, जहां गंदम की 100 किलो की बोरी 4700 रुपए तक जा पहुंची, जिसके बायस आटे की कीमत में इजाफा होने के खदशात बढ़ गए हैं। अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चैठा साहब। आपसे जानते हैं कि इन दिनों प्राइवेट गंदम की खरीदो फरोख्त जो है मियावाली में शुरू हो चुकी है, और हमारे ज़राए के मुताबिक गंदम की जो 100 केजी की जो बोरी है वो 4700 रुपए तक जा पहुंची है। सर, सरकारी निर्ख तो इससे कहीं कम है, मंडियों में गंदम आ रही है, 4700 रुपए पे रेट पहुंच गया है। सर, इससे आटा महंगा भी हो सकता है, मसनूई महंगाई भी हो सकती है। इस हवाले से सर इंतजाम में हाँ जी, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मियावाली में जो हमने खरीदारी की है तकरीबन 6 लाख बोरी गंदम हमारे पास मौजूद है। हमने 3500 रुपए के हिसाब से वो गंदम खरीदी है। लिहाजा जब भी हम इशू करेंगे, अगर आटे की कीमत, गंदम की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो हम अगर उसका इशू करना शुरू करें तो हम आसानी से उसको 2 साल के लिए 800 रुपए पर 20 केजी का थैले का आटा, 20 केजी का जो आटे का थैला है, हम उसको 800-810 रुपए पे स्टेबल कर सकते हैं, और हमारे पास उसके लिए मुनासिब स्टॉक मौजूद हैं। तो जो ही बहुत ज़्यादा रेट महसूस होगा, हम लोगों की शिकायत पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फूड डिपार्टमेंट के ज़रिए मिलों को अपनी गंदम इशू करनी शुरू कर देंगे और रेट को कंट्रोल में रखेंगे। तो सर, आप ये नहीं समझते कंट्रोल में रखेंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर मरजास, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी तरफ खानपुर में आटा और चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। आम मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए में फरोख्त, जबकि चीनी भी मार्केट में 78 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे ज़ीशान ढोकर।
جی بالکل، میں اس وقت ہسپتال روڈ پر کریانہ مارکیٹ میں موجود ہوں. یہاں پہ آٹا اور چینی بالکل نایاب ہو گیا. آٹا بھی یہاں پہ مارکیٹ میں نہیں دستیاب. اگر چینی بھی دستیاب ہے یا آٹا دستیاب بھی ہے تو وہ بھی مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ آٹا اور چینی کیوں نایاب ہے, کیا وجہ ہے کہ آٹا اور چینی کیوں نہیں مل رہی, آٹا اور چینی کیوں نہیں مل رہی, بتائیے گا سر. جی بات یہ ہے کہ آٹے کا جو گورنمنٹ ریٹ ہے وہ 805 روپے ہے, جبکہ مل جو فلور مل مالکان ہے انہوں نے آٹے کا ریٹ خود ساختہ طور پر 950 اور 1000 روپے تک کیا ہوا ہے. اب ایک دکاندار وہ جو 950 یا 1000 روپے کا خرید کے 805 روپے کس طرح بیچتا ہے؟ ظاہری بات ہے جب مہنگا آتا ہے تو مہنگا بکتا ہے, جس پر جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کارروائی کرتے ہیں اور ہمیں جرمانہ بھرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اگر ہمیں 800 کا بھی گورنمنٹ پرووائڈ کرے تو ہم 805 کا بیچنے. ذیشان ٹوگر آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. دوسری جانب لودھرا میں شہریوں کے لیے سستا آٹا اور میدا خریدنا خواب بن گیا. چند ہی روز میں آٹے کی قیمت میں 30%, جبکہ میدے کی قیمت میں 25% اضافہ ہو گیا. اپڈیٹ کر رہے ہیں مشتاق بھٹا. جی بالکل, ضلع لودھرا میں بھی یہی صورتحال ہے. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1050 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. 1 کلو جو ہے آٹا 55 سے 60 روپے کلو بک رہا ہے. شہری بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ صورتحال چند ہفتوں کے اندر پیش آئی ہے. آٹے کی قیمتیں فی تھیلا جو ہے وہ 25 سے 30% اضافے کے ساتھ قیمتیں یہاں تک پہنچی ہیں. صارف میرے ساتھ موجود ہیں. آپ بتائیں آٹے کی صورتحال کیا ہے؟ جی سر, یہ پہلے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, ہم 40 روپے کلو آٹا لے کر جاتے تھے. اب یہ جو آٹا ہے اتنا 2 مہینے بعد 2 مہینے ہوئے ہیں ابھی گندم کو کٹائی ہوئے کو, اتنا قیمتیں آسمان پہ چڑھ گئی ہیں. 60 روپے کلو لینے سے ہم مجبور ہیں. 500 روپے دیہاڑی ہماری لگتی ہے. مزدور بندے ہیں, گھی لیں, آٹا لیں, کیا کیا چیز لیں. ہم تو پریشان ہیں. حکومت سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یا نہ کوئی جو ہے. جتنی مرضی ریٹ ہیں, اتنی مہنگائی ہو گیا. ہم غریب بندے مہنگائی میں پیس رہے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. ہماری حکمرانوں سے اپیل ہے کہ مہربانی کریں, کوئی ہمارے غریبوں کے لیے سوچیں, مہربانی کریں. جی بالکل, ایک اور غریبوں کا سوچیں. بہت شکریہ مشتاق بھٹا, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. ادھر بہاول نگر میں اس وقت کیا صورتحال ہے, جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے. قاسم علی شیخ بتائے گا. بہاول نگر کا شمار ملک کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو ملک بھر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ گندم سپلائی کرتے ہیں. تو اس سال بھی جو ملک بھر میں سب سے زیادہ گندم فراہم کرنے والا ضلع بہاول نگر تھا, لیکن ان دنوں جو ہے وہ گندم کی اتنی وافر مقدار فراہم کرنے کے باوجود جو ہے ضلع بہاول نگر میں آٹا نایاب ہو گیا. آٹے کے ساتھ ساتھ اگر ہم چینی کی بات کریں تو چینی بھی جو وہ قلت پیدا ہو گئی ہے. انتہائی مہنگے داموں جو وہ آٹا اور چینی جو ہے عوام کو دستیاب ہے. تو میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر کی مارکیٹ میں, جہاں پر جو شہری جو ہے وہ کچھ خرید و فروخت کرنے میں مصروف ہے. ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بتائیے گا جی آٹے کی کیا صورتحال ہے؟ یہ آٹے کی صورتحال ہے جی, اول تو ملتا نہیں, اگر ملتا ہے تو 400 روپے کے اضافی پیسے لیتے ہیں. آج سے مہینے 20 دن پہلے یہ آٹا 800 کا بک رہا تھا, اب 1000 سے 1100 روپے تک پہ تھیلا چلا گیا ہے. کبھی یہ پٹرول کی قلت ہوتی ہے, کبھی چینی کی قلت ہوتی ہے, کبھی آٹے کی اب قلت ہو رہی ہے. یہ کیسی تبدیلی حکومت ہے جس نے تو ہمارا غریب آدمی کا جینا آرام کر دیا. اب غریب آدمی 400-500 روپے دیہڑی کما کے کہاں سے آٹے کا تھیلا 1100-1200 روپے کا لے. ہمیں جی یہ تو ایک اور شہری بھی یہاں موجود ہے, ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ جی کیا صورتحال ہے آٹے چینی کی؟ بالکل اسی طرح ہی ہے جی, آٹا مل نہیں رہا بالکل بھی, اور 800 سے 1000 روپے کا تھیلا ہو گیا. چینی 85 روپے کلو ہوگی. غریب آدمی کدھر جائے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان تھے لوگ, اوپر سے یہ ریٹوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے. یہ بالکل 1000 سے زائد جو ہے وہ 20 کلو کا آٹا وہ اس وقت دستیاب ہے. چینی جو 82 سے 85 روپے ہے وہ دستیاب ہے. ایک اور شہری ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں. آپ بتائیے گا جی چینی اور آٹا جو وہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے؟ آرٹیکل 911 کے تحت گورنمنٹ کو عوام کے ٹوٹل حقوق کے تحفظ کا بیان, اسی لیے ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں. آرٹیکل 911 میں واضح لکھا ہوا ہے یہاں ملک میں ہر چیز لوگوں کو میسر نہیں ہے, نہ آٹا, نہ چینی, نہ پیٹرول, نہ میڈیسن. لوگ بڑے پریشان ہیں. پہلے تو وسائل نہیں ہیں, دوسرا جب وسائل کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے وہ سامان لینے آتے ہیں تو انہیں وہ. بہت شکریہ قاسم علی شیخ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.